ये चिल्ड्रंस, जैसा कि आपको विदित है, हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो हमारा न्यू टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो ये क्या है, क्या हुआ 1815 में, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये देखना पड़ेगा कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्टे वाज डिफीटेड इन द वार ऑफ वाटरलू। वाटरलू जो युद्ध का मैदान है वहाँ उसकी लास्ट वाली हार हुई और जो वाटरलू में है, और वहाँ उसके बाद एक नया सिस्टम यूरोप के लोग, वो राजतंत्र, वो मोनार्की जो जीते थे, उन्होंने मिलकर एक नया सिस्टम बनाया और वो सिस्टम पहले वाला सिस्टम था रूढ़िवादी वाला। तो उसके अंदर उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या बदलाव किया उसके बारे में हम आपको वास्तव में विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपके समक्ष ये हम थोड़ा इसको बड़ा ले लेते हैं। ये देखिए आप, इसको हमने इसको थोड़ा बड़ा ले लिया। एक चीज़ आपको हम पहले बताने का प्रयास करें, देखिए आप इसको, तो ये आपके समक्ष है। देखिए हम इसको ब्लैक लेके इसको कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है वो देखिए आप, कंजर्वेटिज्म, इसकी परिभाषा क्या है? ए पॉलिटिकल फिलोसॉफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। एक राजनीतिक विचारधारा जिसके तहत इस बात पे दबाव डाला जाता है कि हमारी परंपराएं, हमारे लिए परंपराएं ही महत्वपूर्ण है। ट्रेडिशन, तो ट्रेडिशन हो गया परंपराएं, हमारी जो परंपराएं हैं वही हमारे लिए सब कुछ है। दूसरा है एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, कुछ हमारी संस्था भी हैं, कुछ हमारी संस्था भी हैं, उनको भी हमें साथ में करें। और कस्टम से, कुछ हमारी रिवाज है, कुछ हमारे रिवाज भी है, तो रिवाज भी हम लेके चलें। और इसके अलावा प्रीफर्ड, किसको प्रमुखता दी जाती है? डेवलपमेंट ऑफ टू क्विक चेंज, यस। तो इसमें ये प्रीफर्ड दिया जाता है कि भाई हाँ, अकस्मात बदलाव है, इस बदलाव को प्राथमिकता दी जाती है, प्रीफर्ड। ये सब आपके सामने मैंने आपको बता दिया। कंजर्वेटिव का मतलब हो गया रूढ़िवाद, वो मैंने आपके सामने नोट कर दिया है, लिख दिया आपको। ये थोड़ा सा और बड़ा कर दें इसको, लो साहब, रूढ़िवाद। हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो ये प्राचीन जो परंपराएं हैं परिवारवाद वाली, परिवार से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई, हमारी संस्था से जुड़ी हुई, राजा महाराजा, चर्च वगैरह, जो भी, हम यूरोप की बात करें, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले में ये रूढ़िवादिता है, कंजर्वेटिज्म है। इन लोगों ने जैसे ही नेपोलियन बोनापार्टे को हराया, ये जो राजा महाराजा थे, इनके दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम वापस हमारी पुरानी वाली परंपरा है उसमें थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करके वापस इसको स्थापित कर देते हैं। ये चीज़ मैंने आपकी समक्ष क्लियर कर दी है, कंजर्वेटिज्म आपका। देखिए इसको थोड़ा हम इस साइड देखते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं ये कब शुरू हुआ। देखिए आप, तो सबसे पहले आपकी जो थी ना डेफिनेशन, वो डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, आपको क्लियर कर चुका हूँ आपको डेफिनेशन, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। अब आप देखिए इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। इसको डिफीट हो गई, हारने के बाद, नेपोलियन बोनापार्टे है, जब वो हारा, उसके हारने के बाद में यूरोप के अंदर जो सरकारें हैं, इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को किधर बढ़ा लिया? स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की जो भावना थी उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब ये किस किस को मानते हैं, किस किस में ये बिलीव करते हैं, ये देखिए, वो चीज़ मैं यहाँ पे नोट करवाऊंगा। तो सबसे पहले इसमें ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, परंपरागत जो संस्थाएं हैं उसमें ये बिलीव करते हैं, वो चाहे राज्य की हो, चाहे समाज की, सोसाइटी की हो। अब इसमें और क्या क्या शामिल है? मोनार्की भी इसमें शामिल है, इसमें चर्च भी इसमें शामिल है, और जो सामाजिक ऊंच नीच जो है अपर कास्ट लोअर कास्ट, वो भी इसमें शामिल है, संपत्ति का अधिकार भी शामिल है, और इसके साथ साथ परिवारवाद भी हम शामिल करें इसमें। राजा का बेटा राजा बनेगा, पुरोहित का बेटा पुरोहित बनेगा, और कर्मचारी का बेटा कर्मचारी बनेगा, स्वीपर का बेटा स्वीपर बनेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बता दिया मैंने आपको। चलो इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। इसमें क्या क्या है? ट्रेडिशनल
इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, उसको ये कर रहे हैं हिसाब से। और द चर्च, चर्च ये वैसे हमारे भारत में मंदिर है, वैसे ये चर्च। और सोशल हियरार्की, ऊंच नीच वाली बात हुई, सोशल HIERARCHIES, स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखिए HIERARCHIES। इसके अलावा प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है वो पर्सनल प्रॉपर्टी है जो भी है। और इसके अलावा एक आपको बता रखा है फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, परिवार को भी कैसे भी रखें, बचा के रखें, बस सीधी बात है, ये मेन चीज़ है, परिवार को कैसे बचा के रखें, ये सारी चीज़ें हैं आपको। और इसी से आपकी परिभाषा बनती है भाई, ये परिभाषा भी इसी से बनती है। देखो आप क्या क्या इसमें, यदि हम कंजर्वेटिज्म को हम शामिल करें, वैसे मैं आपको ग्लोसरी के अंदर जो परिभाषा है वो आपको मैं समझा चुका हूँ, फिर भी हम उसको करें तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी है, मोनार्की है, राजा है, जो भी सारा सब कुछ है। इसमें एक मोनार्की का नाम भी दे रखा है, इसमें मोनार्की, राजा, राजा है, चर्च है, सोशल हियरार्की है, सामाजिक जो ऊंच नीच है वो ये ऊपर जाती है, अपर जाती है, निम्न जाती है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी का जो बड़े लोग उनके पास प्रॉपर्टी का अधिकार है, फैमिली और परिवारवाद को भी हम सुरक्षित रखें, ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखिए आप, मैं थोड़ा इसको ऊपर लेके चलता हूँ। नेपोलियन ने अपने समय में बहुत कुछ मॉडर्नाइजेशन किया था, बहुत कुछ किया था मॉडर्नाइजेशन। नेपोलियन ने अपने आप को इस यूरोप को बदलना चाहा मॉडर्नाइजेशन के तहत, लेकिन वह कितना, उसने कुछ परंपरागत संस्थाएं हैं जैसे ये मोनार्की है और भी चीज़ें हैं, इनको भी अपनी तरफ से मौजूद किया और इसका बड़ा प्रभाव रहा। और उसने मॉडर्न आर्मी पर ध्यान भी दिया उसने कि भाई मुझे पूरे यूरोप को जीतने के लिए एक आर्मी की आवश्यकता है। उसने एक प्रभावशाली ब्यूरोक्रेसी भी उसने बनाई थी, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, इसका शुद्ध हिंदी में नाम हो गया अफसरशाही, ये भी उसने बनाई थी, ये उसने बनाई थी। डायनेमिक इकोनॉमी की व्यवस्था की थी, भाई पैसे की व्यवस्था कैसे किससे क्या होगा। और उसने सामंतवाद को मिटा भी दिया था, फ्यूडलिज्म, और जो कुछ बकाया था सर्वडम का वो सब कर दिया। और उसने ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप है उसको मजबूत किया, कि जो अब बलशाली है जो राजा बने उसको इसने मजबूत किया। ये नेपोलियन का सिस्टम था, ये सारा का सारा नेपोलियन का सिस्टम था। और अब बात आ रही है कंजर्वेटिज्म के तहत यूरोप के जो बचे हुए पावर है उनकी बात आ रही है। अब 1815 में क्या हुआ भाई, इन्होंने इनके जो इन बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि वो सब के सब बैठे, कौन कौन, ब्रिटेन, रसिया, प्रसा और ऑस्ट्रिया, इनके जनप्रतिनिधि बैठे। और क्योंकि इन्होंने ही मिलकर नेपोलियन को हराया था, इन्होंने ही मिलकर नेपोलियन को हराया था। मिले कहाँ, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वियना में ये मिले। और वहाँ इन्होंने सेटलमेंट बिठाया, सेटलमेंट बिठाया, व्यवस्था की कि अब हम यूरोप को ऐसे चलाएंगे, व्यवस्था की। और ये जो कांग्रेस का मीनिंग होता है मीटिंग, एक प्रकार से बैठक, उस बैठक की अगुवाई, होस्टेड, उसकी अगुवाई की ऑस्ट्रिया के जो चांसलर है डुक मेटरनिच ने, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर है डुक मेटरनिच ने इसकी अगुवाई की थी। प्रतिनिधि वहाँ पर आए और ये भाई इसका मुख्य हेड बन गया इसका ही। तो अब आपको हम इस टॉपिक में जो नया टॉपिक हमारे समक्ष है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। और अब हमारे सामने बड़ा जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो आपके समक्ष है, देखिए किस प्रकार से क्या है। हाँ जी, तो ये है वियना ट्रीटी 1815, ये नया टॉपिक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके आता है, ये नया टॉपिक है, इसको आप देखिए। तो ये आपके समक्ष हो गया, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ VIENNA। ये कब हुई थी, ये हुई थी 1815 में। तो इसमें कौन कौन शामिल थे ये अब आपके सामने है। अब ये होस्टेड बाई, सबसे पहले भाई आपकी जो मीटिंग आती है होस्टेड बाई ऑस्ट्रियन चांसलर, ये बाकायदा आपको पूरा दे रखा है, जो चांसलर है उन्होंने इसकी भाई मीटिंग को बुलाया था। ये सी नहीं है, इसको हम वापस इसको सही करते हैं, CHAN,
लिखिए इसको आप CHANCE, चांसलर हो गए आपका, ठीक है। हाँ, तो ये है डूक। अभी अपने मारवाड़ी वाला डूक नहीं है ये, पर जो भी है डूक मेटरनिच, ये आपके समक्ष है। इसी अगुवाई में मीटिंग हुई। मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ? ब्रिटेन, रसिया। देखिए जो जो जीत गए वो शामिल हुए सारे के सारे। ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया और प्रूसा। अब इसको प्रसा भी बोलते हैं, प्रूसा भी बोलते हैं, जो भी है, जैसा भी आप लगे इसका आपको। ये सब के सब इसमें शामिल हुए। ब्रिटेन है, रसिया है, ऑस्ट्रिया और प्रूसा ये शामिल हुए और इसकी अगुवाई मीटिंग की गई डूक मेटरनिच ने। बहुत बार इस पर ये सवाल आ जाता है कि इसकी अगुवाई किसने की और कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए, कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए, ये चीज़ आपके समक्ष है। अब आप देखिए इसको, यहाँ से अब आपका ये शुरू होता है पॉइंट, ये आपका ट्रीटी ऑफ वियना, ये टॉपिक आपके समक्ष है। ये बड़ा टॉपिक है इसका और हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और ये हमारे सामने आ गया ये देखो आप, ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, ये टॉपिक आपके हमारे सामने आ गया है। इसको हम मिटाते हैं, ये इरेज कर देते हैं इसको, ताकि आपको नई चीज़ें हम आपको नोट करवा सकें। इसमें कम से कम 11 पॉइंट्स है, इसमें 11 पॉइंट्स इसके अंदर है और वो जो 11 पॉइंट्स है वो सामने आपके क्लियर करते हैं। देखिए आप इधर वाला थोड़ा इसको हिला दूं ताकि ये वापस ऊपर नीचे ना हो। तो इन्होंने बहुत कुछ बदलाव किया। सबसे पहला नंबर 1 जो है बोर्बन डायनेस्टी है, उसको वापस स्थापित कर दिया गया, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में इसको हटा दिया गया था। तो इसके किसी परिवार के सदस्य को उस गद्दी पर बिठा दिया। लो साहब, सबसे पहला पॉइंट। नंबर 1 भी डाल दिया मैंने आपको। मैं यहाँ नंबर 2, 3 इस प्रकार से करूँगा। दूसरा नंबर आपका यहाँ शुरू हो रहा है। एक सीरीज ऑफ स्टेट्स, छोटे छोटे देश फ्रांस के चारों तरफ बना दिए गए ताकि भविष्य में कोई ऐसा मामला ना बिगड़े, भविष्य में कभी ऐसा मामला ना बिगड़े। जिसमें एग्जाम्पल है ये आपका, ये एग्जाम्पल है। जैसे किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स है, इसमें बेल्जियम को शामिल करके नॉर्थ में बना दिया गया। जिनोया है उसमें पिटबर्ग में साउथ में जोड़ दिया गया। और ये आपका हो गया नंबर 3। प्रसा है का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा था वो वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर दे दिया गया, ये आपके सामने है। जबकि ये नंबर 4 है। ऑस्ट्रिया है, उसका कुछ हिस्सा है वो इटली को दे दिया गया। ऑस्ट्रिया वाज गिवन, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। ऑस्ट्रिया को कुछ हिस्सा नॉर्दर्न इटली का दे दिया गया, जिसके अंदर 2 प्रोविंस आते हैं, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। ध्यान रखें, कई बार ये आपसे पूछ लिया जाता है, लोम्बार्डी और वेनेशिया। लेकिन इन्होंने एक काम भी किया, 5वां काम ये किया इन्होंने कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है 39 स्टेट्स का, उसको टच ही नहीं किया। उसको बोलो ये आफत की पुड़िया है, ये आफत की पुड़िया, इसको टच ही मत करो आप। अब नंबर 5, पूरब की बात करते हो। रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया गया। और प्रसा को सैक्सोनी का कुछ हिस्सा दे दिया गया। नंबर 6, ये लास्ट पॉइंट है। इन सब करने के पीछे उद्देश्य ये था कि नेपोलियन को हमने उखाड़ फेंका, नेपोलियन की सोच का कोई व्यक्ति वापस ना आए। और नंबर 7, वो चाहते थे क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, वह यूरोप में एक नई प्रकार की व्यवस्था चाहते थे। अब ये 7 के 7 पॉइंट है, मैं एक एक यहाँ पर आपके नोट करवा देता हूँ। तो पहला हो गया रिस्टोर्ड बर्बन डायनेस्टी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको नोट्स में बड़े तौर पे लिखना है। डायनेस्टी ये कर दिया भैया, नंबर 1 आपका। नंबर 2 में हम देखते हैं ए सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड सराउंडिंग द फ्रांस की चारों तरफ इसको कर दिया गया। अब उसके आगे देखते हैं इसमें, इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा इधर हो गया। चलो अब इसको ये देखते हैं, नंबर थोड़ा बहुत हिल गया ये। इसमें एग्जाम्पल आपको दे रखा है, वो हो गया आपका नंबर 3,
रसिया, ये इसका इसमें एग्जाम्पल आपका जैसे ये द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, ये नया बना दिया गया, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड बेल्जियम, बेल्जियम को शामिल कर दिया इसमें, बेल्जियम को शामिल कर दिया इसमें। इसके अलावा आपको ये भी बता रखा है सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया वर गिवन टू रसिया, रसिया को कुछ हिस्सा दे दिया गया। चलो ठीक, अब देखो आगे से। हाँ, अब ये सीधा लिख दो, लोम्बार्डी एंड वेनेसिया वर गिवन टू ऑस्ट्रिया। लो भाई, सीधा लिख दिया मैंने, घुमा फिरा के लिखा ही नहीं आपके सामने, सीधा लिख दिया आपको, ये इसको दे दिया गया है। डू नॉट टच 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, कॉन्फेडरेशन दे रखा आपको। स्टेट्स कॉन्फेडरेशन, लो साहब, वो जो जर्मनी वाला हिस्सा था वो उसको टच नहीं किया गया। मैं रिपीट कर दूं आपके सामने, रिस्टोर किया गया, बर्बन फैमिली, बर्बन परिवार के जो लोग थे उनको रिस्टोर किया गया कि भाई ठीक है भाई, ये पहले फ्रांस में पहले से ही बैठते थे, अब इनको वापस बना दिया गया। छोटी छोटी स्टेट है वो फ्रांस के चारों तरफ बना दिए गए ताकि फ्रांस वापस से इस प्रकार से गड़बड़ी ना करे। जैसे एग्जांपल आपके समक्ष है नीदरलैंड, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, जिसमें बेल्जियम को शामिल कर दिया गया, कुछ हिस्सा है वो रसिया को दे दिया गया, सम पार्ट्स ऑफ में। हाँ, इसकी आपके सामने दे रखा है ये। हाँ, ये थोड़ा सा, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, मैं सही कर दूँ इसको। हाँ, ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली हो गया, रसिया वाज गिवन इंपोर्टेंट न्यूट्रलिटी ऑन इट्स फ्रंटियर्स, सम पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब एक बार यूरोप लिख दिया हम, जो भी आप गलत है, सही है। गिवन टू रसिया, लोम्बार्डी और वेनेसिया है वो इटली का हिस्सा है अब आज वर्तमान समय में, और वो दे दिया गया ऑस्ट्रिया को उस वक्त, और इन्होंने 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, इसको टच ही नहीं किया हिसाब से, ठीक है। अब देखो आप इसमें, ये मैंने आपके सामने रिपीट भी कर दिया दो, और इसमें एक दो चीज़ हो रहा है कि उन्होंने कि प्रसा को सेक्सोनी दिया गया, तो ऊपर से मैं एक दो मिटा दूं मैं आपको, ताकि यहाँ से ये नोट्स के तौर पे आपके सामने ये चीज़ें आ जाएं। मिटाएंगे तो ही तो आपके सामने आपको दिखाई देगा ये सब कुछ। देखिए आप इसको, ये आपके समक्ष है, हम जरा इसको बता देते हैं। हाँ, प्रसा वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ, प्रसा वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, पोर्शन ऑफ सैक्सोनी आपके सामने ही दे रखा है। अब इनका उद्देश्य क्या था, द मेन इंटेंशन, उनकी मेन इंटेंशन क्या थी, ये चीज़ें भी आपके सामने क्लियर करनी ज़रूरी है। टू रीस्टोर कंजर्वेटिज्म, लो भाई ये कर दिया आपका, तो ये इसका मेन चीज़ है, ये इसका मेन चीज़ है, ये इसका मेन चीज़ है। कंजर्वेटिज्म को रीस्टोर किया गया, ये इसका मेन चीज़ है। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने ट्रीटी ऑफ वियना उसको हमने क्लियर किया है। आप नोट्स कीजिएगा, नोट्स लिखें, इसको
बार बार रिपीट करें, देखें, और मुझे उम्मीद है ये आपको ये टॉपिक आपका जो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका, ये आपका जो क्वेश्चन आपका 3 नंबर का 3 मार्क्स का है, ये आपका 3 मार्क्स का आपका, तो ये क्लियर कट आपके समक्ष हो जाएगा आपको। तो इसी के साथ ही ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने कंप्लीट किया, और इसी प्रकार से हम डेली कुछ न कुछ इसका टॉपिक लेते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो आर के जो चैनल है ये सब आप बच्चों के लिए ही है, इंग्लिश मीडियम के लिए है, 10th क्लास के लिए है, इसको आगे प्रमोट करने का को आप बढ़ावा दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।